हेलो एवरीवन। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इसमें, ठीक है। इसमें सभी प्रकार के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं और उनको विद डिटेल में सॉल्व करवाया है। तो इस वीडियो को आप लोग अगर कंप्लीट देखते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो खो खो की टीम में हम यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे इस चीज को, KHO। खो का मतलब होता है KHO, ठीक है। इसमें भी 3 वर्ड होते हैं और इसमें भी 3 वर्ड होते हैं। तो 3 तिया कितने हो जाएंगे? 9। तो 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो में। अब हम सभी की डिटेल में देखते हैं। जैसे शतरंज में खिलाड़ियों की संख्या होती है 1। अपोजिट साइड में हमेशा एक ही खिलाड़ी होता है सिंगल टीम में, ठीक है। बॉक्सिंग में खिलाड़ी होता है 1, ठीक है। टेनिस में खिलाड़ी 1 या 2 होते हैं, मतलब कि सिंगल्स भी होता है डबल्स भी होता है। बैडमिंटन में भी 1 या 2 होते हैं, ठीक है। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। जैसे कि आपको याद करने के लिए आप याद कर लीजिए, पोलो में 4 ही वर्ड होते हैं और 4 खिलाड़ियों की संख्या होती है, ठीक है। बास्केटबॉल में आप ध्यान रखिए 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में जब बास्केटबॉल लिखते हैं हम लोग इसको, तो यहाँ पे टा आता है और टा का उल्टा क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। याद करने के लिए है जस्ट ये, ठीक है। वॉलीबॉल में 6 वर्ड्स आते हैं और वॉलीबॉल में 6 ही खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। नेट बॉल की बात करेंगे तो नेट बॉल में 7 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। नेट बॉल लिखेंगे अगर तो नेट बॉल में 7 ही वर्ड आते हैं, ठीक है। तो नेट बॉल में कितने प्लेयर्स हैं? 7 प्लेयर्स हैं, ठीक है। कबड्डी में भी कितने हैं? 7 प्लेयर्स हैं, ठीक है। जिम्नास्टिक की बात करेंगे तो जिम्नास्टिक में 8 प्लेयर्स होते हैं एक टीम में, ठीक है। बेसबॉल की बात करेंगे तो बेसबॉल में 9 प्लेयर्स होते हैं। खो खो हमने बताया था आपको 9 प्लेयर्स होते हैं। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल ये तीनों में 11 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। 11 प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। रग्बी में कितने होते हैं? 15 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। रग्बी अमेरिका का बहुत फेमस गेम्स है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। अब आप कमेंट में बताना है इस चीज को कि जो रग्बी है ये किस देश का नेशनल गेम है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति का हेड कौन होता है? तो इसका हेड होता है हमेशा प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट के साइन के बिना कोई काम पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए पूरी कार्यपालिका का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। अब हम कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं इससे संबंधित, उन सभी को देखते हैं। जैसे 50 नंबर आर्टिकल्स कहता है कि संघ की कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों ही अलग अलग पृथक्करण रखती हैं, मतलब कोई किसी को प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 51 की बात करेंगे तो ये अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है, ठीक है। जैसे हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स अगर बने हैं तो किसके तहत बने हैं? 51 के तहत। हमारी फॉरेन पॉलिसी काम करती है किसके तहत? तो आर्टिकल नंबर 51 के तहत काम करती है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करेंगे 51 के काम है, तो 51 के काम में दिया है मूल कर्तव्य, इन्हें बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। ध्यान रखेंगे। भाग इसका 4 का होता है। इसमें हम बात करेंगे मूल कर्तव्य की, तो मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति, याद कर लीजिए आप लोग, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इसे ऐड किया गया था। और ये ऐड किए गए थे, शुरुआत में नहीं थे। तो अगर बात की जाएगी इसके लिए 42वां अमेंडमेंट हुआ था, जो कि 1976 में इंदिरा गांधी के समय हुआ था और इनको हमने 10 को ऐड किया था। उसके बाद 86वां अमेंडमेंट हुआ सन 2002 में, और जिसके तहत हमने शिक्षा के अधिकार को भी ऐड कर दिया और बाद में हो गए टोटल 11। तो फंडामेंटल ड्यूटीज प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 11 है। 52 नंबर में राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है, जो कि हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 53 की बात करेंगे तो यह संघ की कार्यपालिका शक्ति पूरी किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। आर्टिकल नंबर 53 में जिक्र किया है। आर्टिकल नंबर 54 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा होती है यहाँ पे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में आप लोग जानते हैं, राष्ट्रपति के जब निर्वाचन होता है तो वहां पे कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो बात करेंगे संसद में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही जो चुने हुए सांसद होते हैं, जो चुने हुए होते हैं, मनोनीत नहीं भाग लेते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो राज्य में
विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। तो विधानसभा के चुने हुए मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं और विधानसभा का एक भी मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करता है। निर्वाचन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आर्टिकल में 55 की बात करेंगे तो यहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है, ठीक है। एकल निर्वाचन होता है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं संविधान के और कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे 330। ये बहुत पूछे जाते हैं और ये कोई याद नहीं कर पाता है लास्ट तक, ठीक है। इसमें एससी और एसटी को आरक्षण दिया है 330 में। एससी के लिए इसमें 84 सीट का प्रतिबंध किया गया है और मतलब कि एक तरीके से मतलब की व्यवस्था की गई है 84 सीट की। और एसटीज के लिए इसमें 47 सीट की व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 330 के तहत, ठीक है। 331 में हम लोगों ने लोकसभा में एंग्लो इंडियंस को 2 सीट दे रखी थी, लेकिन इसके लिए 104 नंबर अमेंडमेंट कर दिया और इसके बाद क्या हुआ, इसको हमने खत्म कर दिया है। तो अभी 2024 तक तो ये पद रहेगा, लेकिन 2024 के बाद इसको एंग्लो इंडियन के पद को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। आरक्षण नहीं मिलेगा उनको। 332 में बात करेंगे तो एससी और एसटी को आरक्षण किया गया है किसमें, विधानसभा में। विधानसभा में इनकी व्यवस्था की गई है एससी और एसटी के लिए। 333 की बात करेंगे तो विधानसभा में एंग्लो इंडियंस की बात की गई है, ये भी खत्म हो जाएगा इसी 104 के तहत जैसे ही 2024 का चुनाव हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। 338 की बात करेंगे और इसमें ध्यान रखना जहां जहां विधानसभा चुनाव होते जाएंगे वहां वहां खत्म होता जाएगा ये, ठीक है। 338 की बात करेंगे तो यहाँ अनुसूचित जाति आयोग की बात की गई, एससी आयोग की। और यहाँ पे 338 के का की बात करेंगे तो यहाँ पे एसटी आयोग की चर्चा की गई है। 340 नंबर आर्टिकल में ओबीसी आयोग की चर्चा की गई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 343 में ध्यान रखना हिंदी को राजभाषा और इसकी जो लिपि है देवनागरी का किया गया है, ठीक है, अनुबंध किया गया है। आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? आगा खान पैलेस की बात की जाएगी तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आगा खान पैलेस वही पैलेस है जो पुणे में स्थित है, जहां पे गांधी जी को नजरबंद करके रखा गया था, ठीक है। अब देखिए आगा खान पैलेस यही है, ठीक है, दिख रहा होगा, ये पुणे में बहुत सुंदर बना हुआ है, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम में भारत सरकार के पास है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। भारत सरकार की संपत्ति के रूप में है प्रेजेंट टाइम में। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये बनता है 31 मई को। अब हम लोग मई महीने के पूरे इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एक तरीके से देख लेंगे, ठीक है, जो मतलब के दिवस से आते हैं, ठीक है। 1 मई को मनाते हैं हम लोग मजदूर दिवस या फिर इसी को बोलते हैं लेबर डे, ठीक है। 3 मई को मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। और 8 मई को होता है रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस की स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1863 में। इसकी स्थापना की थी हेनरी ड्यूनेंट ने, ठीक है, हेनरी ड्यूनेंट ने। आप ये याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, हेनरी ड्यूनेंट ने, ठीक है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी ड्यूनेंट। और इन्हीं को पहली बार 1901 का जो नोबेल दिया गया था वो इन्हीं को दिया गया था, ठीक है, पहला नोबेल। मातृत्व दिवस की बात करेंगे तो ये मई का दूसरा रविवार होता है, ठीक है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की बात करेंगे तो ये 11 मई को होता है, ठीक है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस की बात करेंगे तो 18 मई को होता है। राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस होता है मई का तीसरा शुक्रवार होता है, ये इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये इंपोर्टेंट है, जैव विविधता दिवस 22 मई को होता है। विश्व कछुआ दिवस की बात करेंगे तो ये 23 मई को होता है। और तंबाकू निषेध दिवस होता है 31 मई को, ठीक है। तो आप लोग कुछ याद कर लीजिए, हम बता देते हैं आपको जिन पे गोला लगाया है, ये इंपोर्टेंट 3 है, ठीक है। और इसके बाद बात करेंगे तो ये 3 नीचे के इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला पहली भारतीय महिला हैं? ऐसा क्वेश्चन आएगा आपसे। देखिए हिमा दास ने कोई भी ओलंपिक में मेडल नहीं जीता है, तो ऐसा करने वाली सिर्फ एक ही है, पीवी सिंधु, जिन्होंने 2 बार गोल्ड मेडल जीता है। देखिए 2016 की बात करेंगे तो इन्होंने रियो में इन्होंने रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है, सिल्वर मेडल जीता था ना रियो ओलंपिक में। उसके बाद 2020 का ओलंपिक था और 21 में आयोजित हुआ था, ध्यान रखेंगे टोक्यो में हुआ था ये, जापान में, जहां पे इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज। तो पहले वाले में सिल्वर और दूसरे वाले में ब्रॉन्ज। ऐसा करने वाली भारत की एकमात्र प्लेयर हैं पीवी सिंधु, जो कि तेलंगाना राज्य से बिलोंग करती हैं और ये यूपी
एक क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था, यूपी का एग्जाम था और CSL में भी क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, पीवी सिंधु किस राज्य से बिलोंग करती हैं? और टोक्यो ओलंपिक में जब इन्होंने पदक जीता था, 2020 का ओलंपिक था और 21 में ये आयोजित हुआ था। ठीक है, कहीं अगर 21 लिखा मिल जाए तो आप लोग समझ जाना। ठीक है, ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। अगर बात करेंगे पुरुष की, तो ऐसा करने वाले पुरुष हैं सुशील कुमार, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में जेल में है सुशील कुमार। ठीक है, ये पहलवान थे। ठीक है, वेट लिफ्ट, वो सॉरी, रेसलिंग में उन्होंने जीते हैं 2 पदक। ठीक है, भारतीय संविधान का संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित कौन सा है? देखिए, यूटीज की बात कर रहा है, यूटीज की। हमने आपको पूरे भाग पढ़ाए हुए हैं, आप चाहो तो उसका वीडियो पड़ा हुआ है, एक अनुसूची का वीडियो पड़ा है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये देख लेना आप लोग। ठीक है, यूटीज 239 से लेके 242 तक आर्टिकल है इसमें, 239 से लेके 242 तक। ठीक है, तो 239 हो जाएगा इसके लिए। देखिए, संघ राज्य क्षेत्र की बात करेंगे, इसे बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, और इसके लिए अनुच्छेद होता है 239 से लेकर 242 तक। भाग नंबर 8 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, देखिए, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचे का बनाना आवश्यक कर दिया है? ठीक है, तो ऐसा करने वाला राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, अब देखिए, इसको होता क्या है, इसे बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वर्षा जल संग्रहण। इसमें क्या होता है, जैसे छत में जो बारिश होती है उसको सीधा एक पाइप के जरिए क्या करते हैं हम लोग, एक जगह फिल्टर करके पानी को भूमिगत टैंक में भर देते हैं, या फिर भूमिगत जो कुआं होता है उसमें नीचे डाल देते हैं, जिससे कि बाद में इससे क्या होता है, वहां का वाटर लेवल जो होता है वो काफी इंप्रूव कर जाता है। ठीक है, इससे काफी फायदा मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले इसे सादिर के नाम से जाना जाता था? तो ये बहुत फेमस है, सादिर भरतनाट्यम। ठीक है, हम लोग पूरे क्वेश्चन देख लेंगे इसके। देखिए, भरतनाट्यम कुछ इस प्रकार की मुद्रा रहती है भरतनाट्यम में। ठीक है, और जो भरतनाट्यम है ये एक क्लासिकल डांस है तमिलनाडु का। ठीक है, कथकली भी क्लासिकल डांस है, केरला का है। हमारे यहाँ क्लासिकल डांस कितने हैं? 8 हैं, और 8 क्लासिकल डांस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, कथक कहाँ का है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, ये उत्तर भारत का कहना ज्यादा जरूरी सही रहेगा। ठीक है, उड़ीसी की बात करेंगे तो उड़ीसा का है, मोहिनीअट्टम केरला का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और कुडियट्टम कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, अब देखिए, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी 2001 में। ठीक है, देखिए, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी 2001 में। इसकी शुरुआत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करनी थी मुफ्त में। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 2001 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना था। ठीक है, आरटीआई अधिनियम 2000 आरटीआई अधिनियम 2009 के किस अनुच्छेद के तहत स्कूल प्रबंधन समिति के गठन करने के लिए प्रावधान बनाया गया था? तो आप इसका आंसर लगा लीजिए 21 के तहत। ठीक है, 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम एईपी द्वारा शुरू किया गया था, तो ये था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की योजना किसने रखी थी? तो इसको रखनी थी महात्मा गांधी ने। किस रखी थी? महात्मा गांधी ने। ठीक है, अब देखिए, भारतीय संविधान के किस राज्य की संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है? तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 48। ठीक है, 48। ठीक है, इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है कृषि और पशुपालन। क्या दिया है? कृषि और पशुपालन। ठीक है, साफ साफ कहा गया है जो कृषि के सिस्टम्स होते हैं उनमें सरकार आपको छूट प्रदान करेगी, और यहीं पे कहा गया है जो दुधारू पशु हैं, जो दुधारू पशु हैं उनको आपको मारने का अधिकार नहीं है, उनको पालने का अधिकार है। इसी के लिए आप ध्यान रखेंगे कि जो गाय की बात करते हैं, गाय संरक्षण के लिए, तो वो गाय का संरक्षण जो होता है वो इसी के तहत होता है। ठीक है,
तो इसी के लिए हम लोग गाय का जो संरक्षण कर पाते हैं तो कौन से के तहत है, 48 के तहत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक बार डीपीएसपी के सारे आर्टिकल्स देख लीजिए। 36 में दिया है राज्य की परिभाषा। 37 में है कि आप डीपीएसपी के खिलाफ किसी भी न्यायालय में चुनौती प्रदान मतलब चुनौती नहीं दे सकते हैं, आप उसको चेंजमेंट नहीं करा सकते हैं। जो डीपीएसपी है ये ना तो आप चेंजमेंट करा सकते हैं मतलब इनफोर्सबल नहीं है, और ना ही इनमें मतलब इनके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और 39 में दिया है, 39 में 6 प्रकार के दिए गए हैं। ये 38 में दिया है कल्याणकारी राज्य के बारे में दिया गया है। 39 में 6 प्रकार, जैसे आपको स्त्री और पुरुष में जो समान वेतन की बात की गई वो भी 39 में की गई है। ठीक है, 40 में दिया है ग्राम पंचायत का गठन दिया है। 41 में काम का अधिकार दिया गया है। ठीक है, कुछ दशाओं में सरकार आपकी सहायता भी करेगी। ठीक है, और 42 दिया है काम को न्याय संगत करने के लिए कहा जाएगा आपसे। ठीक है, और 43 में कहा गया है कामगारों को न्यूनतम सैलरी के लिए। ठीक है, जो मतलब कि एक तरीके से उतनी सैलरी दीजिए जितने से उसका काम चल जाए। ठीक है, 44 में कहा गया है समान सिविल संहिता कॉमन सिविल कोड। ठीक है, 45 की बात करेंगे तो 6 से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई यहाँ पे। 46 में SC ST के बारे में बात की गई है। 47 में पोषाहार के बारे में बात की गई है और मादक पदार्थों के प्रतिषेध की बात की गई है। जो सरकारें किसी राज्य में जैसे शराबबंदी करती है तो इसी के तहत करती है। ठीक है, और सरकार जो कुछ जैसे पोषाहार उपलब्ध कराती है, ऐसे मतलब कि कुछ भी जैसे कोई मातृत्व में जैसे किसी लेडीज को मतलब कि गर्भधारण है और उसको जो दिया जाता है खाने पीने के लिए तो वो उसी के तहत दिया जाता है। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन गौवध पर रोक लगाई जाती है 48 के तहत। 49 में दिया है राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण दिया गया है। 50 में दिया है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण दिया गया है। और 51 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था? हिंदी की बात करें तो हिंदी में आता है उदंत मार्तंड। ठीक है, हमने लगा दिया है आपको इस चीज के बारे में। ठीक है, 1826 में 30 मई 1826 को दुनिया का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड मतलब पहली बार प्रकाशित हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर बात करेंगे 1780 में ही प्रकाशित हो गया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा बंगाल गजट। ठीक है, तो ये पहला इंडिया का पहला अखबार था कौन सा? बंगाल गजट, जो कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसको चलाया था। लेकिन अगर बात करेंगे कि जो दुनिया का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था, तो पंडित राम कुमार शुक्ला जो थे, पंडित राम कुमार शुक्ला जी थे, इन्होंने 1826 में इसको चलाया था उदंत मार्तंड को। हिंदी में आएगा उदंत मार्तंड, और किसी वाले में आएगा तो आएगा बंगाल गजट, इंग्लिश वाले में आएगा तो भी आएगा बंगाल गजट। खिलजी वंश के बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? तो इसके लिए देखिए, आप देख लीजिए गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। ठीक है, आप देख लीजिए। तो गुलाम के बाद आता है कौन? खिलजी। तो खिलजी वंश था, कौन सा था? खिलजी की बात पूछा गया तो तुगलक आएगा। कौन सा आएगा? तुगलक आएगा। ठीक है, देखिए अगर बात करेंगे गुलाम वंश की तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसकी गुलाम वंश चलाया 1206 से लेके 1290 तक। खिलजी वंश की बात करेंगे 1290 से लेके 1320 तक चलता है ये। इसकी स्थापना की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ठीक है, और तुगलक वंश की बात करेंगे तो 1320 से लेके 1414 तक इसका कार्यकाल था। और तुगलक वंश का कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, सैयद वंश की बात करेंगे तो 1414 से लेके 1451 तक रहा था। इसका संस्थापक था खिजिर खान। ठीक है, कौन था? खिजिर खान। खिजिर ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, और इसका गीतात लिख दिया है, ये लिखा है गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और लोधी में आप जानते हैं बहलोल लोधी था 1451 से लेके 1526 तक। और इसके बाद आखिरी था इसका इब्राहिम लोधी। जब बाबर ने आक्रमण किया, पानीपत का पहला होता है युद्ध, और पानीपत के पहले युद्ध में ही इब्राहिम लोधी मारा जाता है, और यहीं से 1526 में ही मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। और ये जो पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को होता है। 21 अप्रैल 1526 को, याद रखना। भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? देखिए, उत्पादक की बात करेंगे तो उड़ीसा का नाम आ जाएगा। ठीक है, हमारे देश में मैग्नीज अयस्क का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में है। सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। यहाँ उत्पादक पूछा गया है। ठीक है, और तो उत्पादक में नाम नहीं दिया है इसमें, इसलिए आप ध्यान रखेंगे उड़ीसा का नाम लगाएंगे। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे उड़ीसा का नाम लगाएंगे। लेकिन अगर MP ऑप्शन में होता
तो यहाँ पे MP लगाते, ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन विश्व की बात करेंगे तो विश्व में सर्वाधिक जो मैग्नीज का प्रोडक्शन करता है वो कौन करता है? 37% करता है चीन, ध्यान रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, बेतवा, चंबल, हिंडन और गंडक। देखिए आप जानते हैं इस चीज को कि गंडक जो नदी जो है ये सहायक किसकी है? गंगा की, तो आपका आंसर हो जाएगा यही। लेकिन फिर भी देख लीजिए यमुना की सहायक नदियों में चंबल है, सिंध है, बेतवा, कैन, टॉन्स और सोन है, और इधर साइड से एक आती है हिंडन, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी में कहाँ मिलती है? देखिए अलकनंदा की बात करेंगे, देखिए अलकनंदा ये यहाँ से आ रही है बद्रीनाथ से। कहाँ से आ रही है? बद्रीनाथ से, ठीक है, बद्रीनाथ से आ रही है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया? भागीरथी से। तो भागीरथी कहाँ है? ये वाली भागीरथी है। तो भागीरथी से कहाँ मिलती है? तो मिलती कहाँ है? देवप्रयाग में, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ पंच प्रयाग जो कहे गए हैं उनमें से ध्यान रखोगे इस चीज को। देखिए पंच प्रयाग होते हैं, जैसे यहाँ विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, ठीक है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है और देव प्रयाग है। ये 5 प्रयाग हैं हमारे यहाँ, ठीक है। गंगा यमुना निकलती है यमुनोत्री से, और भागीरथी निकलती है गंगोत्री से, केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी, और बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा। अलकनंदा नदी जो है ये सबसे मिलती जाती है। पहले मिलती है धौली गंगा से, तो विष्णु भगवान के पैर धुले तो वहां बन गए विष्णु प्रयाग, ठीक है। अलकनंदा जब मिलती है नंद प्रयाग में तो यहाँ बनती है नंदाकिनी, नाम से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अलकनंदा जब पिटती है तो यहाँ बनता है कौन सा? कर्ण प्रयाग। मतलब कि एक तरीके से अलका जो है पिटती है जब तो क्या बनता है? कर्ण प्रयाग बनता है, ठीक है। और अलकनंदा जब मिलती है मंदाकिनी से तो बनता है रुद्र प्रयाग, ठीक है। और अलकनंदा जब भागती है देव प्रयाग के साथ, देव के साथ में, तो बनता है देव प्रयाग, ठीक है। जस्ट याद करने के लिए, बाकी आप गलत लॉजिक मत लगाना इस चीज के लिए, ठीक है। इन्हें बोलते हैं पंच प्रयाग, ठीक। एक बार देख लेना, ये नीचे मैंने लिख दिया है, आप लोग को PDF प्रदान कर देंगे इस चीज की, तो आप लोग देख लेना। भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसके लिए आप ध्यान रखना 1959 था, ठीक है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच, ठीक है, ग्रीनविच माध्य समय से कितने आगे है? तो ये 5.5 घंटा आगे है। हम लोग आगे हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगर 1 डिग्री कोई व्यक्ति चलता है तो वो 4 मिनट आगे निकल जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर 82.5 डिग्री चलना होगा, 82.5 डिग्री चलना होगा, तो 82.5 डिग्री का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5.5 घंटे हम लोग आगे हो जाते हैं उससे, ठीक है। और अगर पूछेगा कि ग्रीनविच मीन टाइम जो रेखा है कहां से निकलती है, तो ब्रिटेन का शहर है लंदन, वहां से निकलती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? मतलब कि कुल मिलाकर पूछ रहा है संस्थापक कौन था मौर्य वंश का? तो ये कौन था? तो था इसका चंद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, संस्थापक था। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा हुआ अशोक, और आखिरी रूलर हुआ है बृहद्रथ मौर्य वंश का। अब देख लीजिए यहाँ पे हर्यक वंश था, उसके संस्थापक थे बिंबिसार, मौर्य वंश के थे चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश के थे पुष्यमित्र शुंग, सातवाहन के हो जाएंगे सिमुक, गुप्त वंश का हो जाएगा श्रीगुप्त, पुष्यभूति वंश का हो जाएगा पुष्यभूति खुद ही, गहड़वाल वंश का हो जाएगा चंद्रदेव, पल्लव वंश का हो जाएगा सिंह विष्णु, चोल वंश का हो जाएगा विजयालय, राष्ट्रकूट का हो जाएगा दंतीदुर्ग, गुलाम वंश का हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तुगलक वंश का हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, लोधी वंश का हो जाएगा बहलोल लोधी, चोल वंश का हो जाएगा विजयालय, और होयसल वंश का हो जाएगा विष्णुवर्धन, बहमनी वंश के संस्थापक हैं हसन गंगू, पाल वंश के हैं गोपाल, चौहान वंश के हो जाएंगे वासुदेव, ठीक है। इनकी कैपिटल की अगर बात की जाएगी तो देखिए हर्यक वंश की कैपिटल हो जाएगी राजगृह, मौर्य वंश की पाटलिपुत्र थी, शुंग वंश की जो थी पाटलिपुत्र थी, ठीक है, सातवाहन की प्रतिष्ठान थी या पूठन थी, ठीक है, गुप्त वंश की थी पाटलिपुत्र, पुष्यभूति वंश की थी थानेश्वर, बाद में हर्षवर्धन के समय कहाँ हो जाती है? कन्नौज, ठीक है। गहड़वाल वंश की कहाँ थी? वाराणसी थी, ठीक है। पल्लव वंश की थी कांची, चोल वंश की थी तंजौर में कैपिटल थी, राष्ट्रकूटों की कहाँ थी? मानेखेड़ थी, ठीक है, ध्यान रखना मानेखेड़ थी। गुलाम वंश की पहले थी लाहौर, लेकिन इल्तुतमिश ने स्थापना करी दिल्ली में, इसीलिए दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है। दिल्ली मतलब कि एक तरीके से गुलाम वंश का, ठीक है। और मामलुक वंश भी उसे बोलते हैं।
खिलजी वंश की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल थी किलोखरी, और तुगलक वंश की कैपिटल थी दिल्ली में। लोधी वंश की भी दिल्ली में थी। लोधी की कुछ समय कहाँ रही है, आगरा में, सिकंदर लोधी के टाइम में, ठीक है। चोल वंश की तंजौर में। होयसल वंश की बात करेंगे द्वार समुद्र में थी। बहमनी की बात करेंगे कैपिटल कहाँ थी, गुलबर्गा में थी। पाल वंश की कैपिटल कहाँ थी, मुंगेर में थी। और चौहान वंश की कैपिटल बात करेंगे अजमेर में थी शुरुआत में, ठीक है, बाद में दिल्ली में आ जाती है, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और इसमें इतने सारे फैक्ट्स हैं, तो अगर आप इनको पूरा क्लियर कर लेते हैं तो आपके निश्चित रूप से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस फंस सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करना और किसी को शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।